हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक बार फिर से मैं जो एसएससी स्पेशल क्लास है उसको लेकर के आपके सामने आया हूँ, जिसमें हम लोग एसएससी एग्जाम में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, खास करके जो रीसेंट क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। रीसेंट यानी कि जो 2023 के क्वेश्चन है, फिलहाल सबसे पहले हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो 2023 में एसएससी के जो ये अलग अलग एग्जाम जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस, सीपीओ, जीडी हो या फिर आपका सीआरपीएफ, सीआईएफ, कोई भी एग्जाम हो जो जिसका पैटर्न एसएससी वाला है या एसएससी की तरफ से ही कंडक्ट किया जाता है, उन सभी एग्जाम्स को हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं। जिसका नॉर्मल पैटर्न है कि आपके जो है 25 क्वेश्चंस जो नॉर्मली जीके के आते हैं, कहीं कहीं 20 भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है उसको पूरा कवर कर रहे हैं, उस पीवाईक्यू को कवर करें, बहुत डिटेल डिस्कशन होता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। चलिए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। और ये क्लास बाइलिंग मतलब क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। जहां जरूरत होगी मैं ऑब्वियसली इंग्लिश में भी आपको बता दूंगा, जहां जरूरत होगी हिंदी। तो दोनों ही, जो कॉमन लैंग्वेज हिंदी है वैसे है ना, बट आपको जो है दोनों ही भाषा में यहां सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल। और जो लोग नहीं जानते इस क्लास के बारे में उनको बता दूं कि जो बिहार स्पेशल बैच है उसके ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं, आप उनका जो प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जो स्पेशल हमने अभी स्टार्ट किया, इसके पहले भी क्लासेस हुए हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल क्लासेस हो रहे हैं, तो पूरा एक पूरे जो है एक होल प्रिपरेशन हो रही है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि माता पिता या अभिभावक जो हैं, ठीक है, द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान अधिनियम द्वारा जो है, कौन सा संविधान अधिनियम है उसको मौलिक कर्तव्यों में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए कौन सा अधिनियम है जिसमें इसको मौलिक कर्तव्य जो है यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल किया गया है। तो अगर अधिनियम की बात करें या कौन सा संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये जो है ये आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये कब आया था? ये आया था 2002 में, है ना, 2002 में ये आया, ठीक है। अब यहां पर दो तीन चीज, ये बहुत सारी चीजें यहां पर वैसे जानने वाली हैं, सबको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं इसके डिटेल को। जब हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, ठीक है, यानी ये हमारे क्या हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में तो पहले थे नहीं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी एफडी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो है कब ऐड किया गया? तो ये ऐड किया गया था आपका जो 42nd यानी 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, है ना, यानी कि 42nd सीएए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आया था, आपको पता होगा 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा। और उसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ऐड किया गया, इसको जोड़ा गया, ये ध्यान में रखेंगे। कुल कितने हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और वही 11वां जो है वो ये शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, अभी इसमें और बात करेंगे हम लोग। तो इसमें टोटल कितने हैं? 11 जो है वो ड्यूटीज हैं, है ना, जो है आपका 11 ड्यूटीज हैं, यानी 11 जो है कर्तव्य है। पहले 10 थे और एक जो है ये देखिए 42वां जो संविधान संशोधन था उसमें 10 थे, ठीक है, और फिर जो 86वां हुआ उसमें 11वें को जोड़ा गया, ठीक है, जो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से जो है वो संबंधित है, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया। तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आया। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को रखा कहां गया है अगर बात करें तो ये आपको पता होगा भाग 4, ठीक है, भाग 4 यानी पार्ट 4, कौन सा 4A, ठीक है। तो पार्ट 4A, ठीक है, और उसमें अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो ये हो गया अनुच्छेद, अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो गया 51A जो है, उसमें हमने किसको रखा है? हमने मौलिक कर्तव्य को रखा है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने समझा। अब जरा एक दो बातें और भी ध्यान रख सकते हैं। जब शिक्षा के अधिकार की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इसी संविधान संशोधन, इसी संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को यानी कि 6 से 14 वर्ष, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात, है ना, बच्चों को, है ना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। और ये जो ये बात है, अब इसको पहले देखिए ये मौलिक अधिकार नहीं होता था, इसको मौलिक कर्तव्य में भी आपने देखा कि मौलिक कर्तव्य में रखा गया है, साथ में ये मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट्स भी इसको बना दिया गया। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद जो है वो है आपका 21-21A, ठीक है, अनुच्छेद 21A के द्वारा में जो है इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में रखा गया, ठीक है। देखिए जो शिक्षा का अधिकार को लेकर के जो है ना, या शिक्षा के अवसर की जब बात करते हैं इसको 3 जगह मेंशन है। एक तो आपका फंडामेंटल राइट्स में जो अनुच्छेद 21A है उसी से रिलेटेड है। अभी हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य जो है उसमें भी इसका मेंशन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है। साथ में अगर बात करें तो जो आपका डीपीएसपी है, यानी कि जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 45 है ना, डीपीएसपी, ठीक है, इसका अब इसमें अगर आप देखेंगे आपको पता होगा 36 से 51 तक इसमें है, ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद आपका 45 है ना, 45 है, ठीक है, ये आपका किससे संबंधित है? ये भी शिक्षा के अवसर से ही संबंधित है। क्लियर हो रहा
है। तो ये सारी बातें जो है ये पूरा डिटेल आप ध्यान में रखेंगे। साथ में ये जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं इसमें एक और चीज आप 84वां संविधान संशोधन को ध्यान में रख सकते हैं। अगर जो लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं वो नोट भी कर लेंगे, ये आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये लोकसभा में जो लोकसभा और विधानसभा जो है उसके सीटों का जो पुनर्निर्धारण है, ठीक है, उस पर एक रोक लगाई गई। आपको पता होगा कि 2026 तक जो है लोकसभा और विधानसभा का जो कुल सीट है उस पर एक रोक लगी हुई है कि उसको बढ़ाया या घटाया अभी नहीं जाएगा, ठीक है। कब तक नहीं, तो 2026 तक नहीं किया जाएगा। और ये रोक लगाया गया है वो आपका जो 84वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें 1971 और 1991 का जो सेंसस है यानी उसकी जनगणना को इसमें लिया गया है या रखा गया है। तो आप 84वां संविधान संशोधन भी ध्यान में रख लेंगे। यहां पर लिखने के लिए जगह भी कम है ना, तो इसको आप ध्यान में रखें। जो लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे उसमें ऐड कर लीजिए। मैंने क्या कहा कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी गई है। कब तक लगाई गई? 2026 तक रोक लगाई गई है। और है ना, इसमें 1971 और 91 के सेंसस को या उसके जो डेटा है उसको रखा गया, उसके आधार पर है ना अभी तक चल रहा है, ठीक है। अगला सवाल बढ़ते हैं। तो ये सवाल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन यानी उनके इलेक्शन से संबंधित जो है ना मैटर्स हैं, ठीक है, विषय है, उसको डील करता है। यह सवाल पहले भी आई थिंक आया हुआ है, ठीक है। और यह अनुच्छेद आपका 71। दरअसल क्या है कि अगर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन को लेकर के अगर कोई समस्या आ जाती है, कोई विवाद आता है, तो ऐसे में जो पूरा का पूरा अधिकार है वो अनुच्छेद 71 के तहत जो है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है विवाद की जांच और उससे संबंधित अंतिम फैसला, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है इनसे इनके इलेक्शन से है ना, यानी कि चुनाव है ना, चुनाव से संबंधित है ना, संबंधित विवाद जो है, ठीक है, संबंधित विवाद, बात समझ में आ रही है? चुनाव से संबंधित विवाद पर है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम होगा, का फैसला जो है वो अंतिम होता है। ये बात जो है अनुच्छेद आपका 71 में की गई है। बात समझ में आ रही है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 71 में की गई है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है प्लास्टिक मनी का एक एग्जाम्पल है। ये तो बहुत क्लास 8 9 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होगा क्रेडिट कार्ड एक तरह का क्या है? प्लास्टिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में आपको पता है एक सक्षम जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड आज के समय में बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, ये सब, ठीक है। चलिए ये सब प्लास्टिक मनी का या प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। अगले सवाल को देखें जरा, ठीक है। तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि आयात से अधिक व्यापार है ना के व्यापार निर्यात के परिणाम स्वरूप, कहने का मतलब ट्रेड इन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट रिजल्ट्स इन, मतलब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो, कहने क्या सिंपल है, दो चीजें होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहां पर सवाल ये है सिंपल सा कि अगर आपका एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, एक्सपोर्ट अगर ये ज्यादा हो, ठीक है, किससे ज्यादा हो भाई? तो ऑब्वियसली इंपोर्ट से। अगर इंपोर्ट से ज्यादा हो, एक सीन क्या बनता है कि आपका इंपोर्ट जो है, ठीक है, वो ज्यादा हो किससे? तो एक्सपोर्ट से, ठीक है। तो यही तो यानी कि जिसको इंग्लिश में एक्सपोर्ट मतलब हो गया है ना निर्यात और इंपोर्ट का मतलब हो गया आयात। बस में निर्यात यानी जो हम लोग बेचते हैं, भेजते हैं बाहर, अपने यहाँ का कोई जो चीज निर्मित वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं दूसरे कंट्री में बेचते हैं या भेजते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट से या और दूसरा इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, दोनों स्थिति में क्या होता है? यहां दोनों ही स्थिति ऑप्शन में मेंशन है। देखिए एक इसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं अधिशेष, ठीक है। तो ये आंसर यहां हो जाएगा। अधिशेष का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरप्लस, है ना। इसका क्या हो गया? इसको बोलते हैं सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस हो गया, है ना। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि ये क्या हो गया? इसको हम लोग सरप्लस कहते हैं, यानी कि ये अधिशेष की स्थिति हुई, ठीक है। और दूसरा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं अगर इंपोर्ट ज्यादा हो तब ऐसी स्थिति में बनेगा आपका, इसको बोलते हैं डेफिसिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। जब क्या हो? इंपोर्ट आपका ज्यादा हो एक्सपोर्ट, और कोई भी कंट्री जिसका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो वो ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है, और जो कंट्री जिसका इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिनेटली वो कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा सरप्लस और डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सरकार की जो लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य जो है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो क्या था? किसको प्रमोट करना? देखिए जब हम लाइसेंस नीति की बात करते हैं, इसको लाइसेंस राज भी कहा गया। 1950 से 90 के बीच में भारत में ये रहा था, ठीक है। तो ये जो लाइसेंस नीति है ना, इसको लाइसेंस राज भी कहा जाता था, ठीक है। और ये जो काल है, ये जो रहा था, ये 1950 से लेकर के 1990 तक भारत में देखने को मिला, जब गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज पर जो है पूरी तरीके से है ना व्यापार सब पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, ठीक है। तो इसको लाइसेंस राज, कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनियों को यहां बहुत तरह के लाइसेंस अप्रूवल्स की जरूरत होती थी, इसलिए यहां पर जो है आप देखते हैं कि पहले 1990 से पहले आपको कोई बड़ी कंपनी भारत में दिखेगी ही नहीं, ठीक है। एक तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट भी था, है ना, प्लस जो है वो इस तरह के नियम कानून थे, ठीक है। फिर लाइसेंस राज हट गया।
तो 1950 से लेकर के 90 का जो समय था वो इससे रिलेटेड था। इसके मुख्य 3 उद्देश्य थे, ठीक है, और वो तीनों ही जान लीजिए। पहला था भारतीय उद्योग की रक्षा करना, यानी कि अगर मुख्य उद्देश्य की हम लोग अगर बात करें कि जो मेन इसका जो था वो क्या था, तो एक था भारतीय उद्योगों का विकास करना। एक तो हमने ध्यान क्या रखना है कि भारतीय, एक हो गया हमारा उद्योग जो है, ठीक है, भारतीय उद्योग है ना, उद्योग का विकास करना, ठीक है, का विकास एक पहला उद्देश्य था। ये आपका किसकी बात हो रही है, ये लाइसेंस नीति की बात हो रही है, ठीक है, तो उसका पहला उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो वो था आत्मनिर्भरता, यानी कि इंडिपेंडेंसी को, है ना, सेल्फ सफिशिएंट बनाने वाली बात थी, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता जो है वो आत्मनिर्भरता, है ना, निर्भरता को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, ठीक है, तो को बढ़ावा जो देना है ये एक था। और तीसरा जो था वो यही मेंशन है, वो है क्षेत्रीय समानता, यानी क्षेत्रीय समानता को सुनिश्चित करना। तो तीसरा आप यहां से याद रख लेंगे तो आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय समानता को सुनिश्चित करना, ठीक है, सुनिश्चित करना जो है ये उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था भाई, तो ये उद्देश्य था आपका लाइसेंस नीति या लाइसेंस राज को। आपको फिर पता होगा कि 1991 में जो है वो आपका नई जो पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति आई, जिसमें आपको जो है वो एलपीजी कॉन्सेप्ट लाएगा, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो 1991 में, ठीक है, उस समय मनमोहन सिंह जी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे देश के, ठीक है, और 1991 में, है ना, नई नीति आती है, ठीक है, नई नीति आती है, इसमें बदलाव किया जाता है, ये लाइसेंसिंग राज जो है उसको बंद किया जाता है, ठीक है। तो नई नीति, इसमें क्या होता है, एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, यानी कि जिसको लिबरलाइजेशन, इसको हिंदी में उदारीकरण बोलते हैं, उदारीकरण हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, निजीकरण, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, निजीकरण। और उसके बाद वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो ये सारी चीजें की गई, ठीक है, 1991 की जो नई नीति आई थी उसके द्वारा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे बढ़ते, तो ये सवाल हमने देख लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खातों में, डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता, यानी देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस, ठीक है, इन व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स, किस तरह के अकाउंट में जो है, ठीक है, वो मिनिमम बैलेंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपको पता भी होगा, एक योजना आई थी जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ये बहुत बड़ी योजना थी, ठीक है, और इसने जो गरीब तबके हैं, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसको बैंकिंग की जो धारा है उसमें जोड़ा गया, ठीक है, करोड़ों अकाउंट्स खोले गए, ठीक है, लाखों करोड़ों लोग बेसिकली इससे जुड़े, ठीक है, 50 करोड़ लोगों को जो है बैंकिंग प्रणाली में कहा जाता है कि ऐसा शामिल किया गया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म, कई बार शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम, है ना, जीडीवाई। आपको इस तरह के जो भी स्कीम है, जो योजना है, उसको याद रखना होगा। एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है कई बार। तो अगर जनधन योजना की बात करें तो ये कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ आपका 28 अगस्त, है ना, 2014 से ये शुरू होता है, ठीक है, वहां से शुरू हुआ। इसमें क्या किया गया, ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी जो है वित्तीय समावेशन पहल है, विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी वित्त तो इसके बारे में एक बात ये भी याद रखेंगे, विश्व की, है ना, विश्व की सबसे बड़ी वित्त, है ना, सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वित्तीय समावेशन, है ना, समावेशन पहल, है ना, समावेशन, ये पहल थी, ये दुनिया की सबसे बड़ी थी, ठीक है, एक तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे दूसरा, इसमें 50 करोड़ लोगों को जो है, कितने, 50 करोड़, ये भी ध्यान में रखेंगे, 50 करोड़ जो सीआर है, इतने लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। तो ये ध्यान में रखेंगे, इतने लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं, लगभग 34 करोड़ जो रुपए कार्ड है ना, वो जारी किए गए, ठीक है, तो 34 करोड़ रुपए कार्ड, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये डाटा शब्द इंपॉर्टेंट है। 34 करोड़ जो आपका रुपए कार्ड है, ठीक है, रुपए कार्ड वो दिया गया, ठीक है। जो इसमें आपको पता है कि जनधन योजना में जो दुर्घटना को लेकर के है, बीमा जो है वो भी उसकी व्यवस्था है। पहले 1 लाख रुपए थी, है ना, 1 से 2 लाख, है ना, तो मैं इसलिए कि पहले 1 थी, बाद में 2 लाख, है ना, क्या किया गया, तो दुर्घटना बीमा, ठीक है, दी गई, है ना, दुर्घटना बीमा, है ना, बीमा आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। और ऑब्वियसली, ठीक है, कि जो कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या वंचित वर्ग हैं, उनको सस्ती वित्तीय सेवाएं देने का काम किया गया, है ना, इस योजना के थ्रू। तो ये सारे पॉइंट्स जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नीला विट्रियल, है ना, का जो रासायनिक नाम है, जिसको ब्लू विट्रियल बोलते हैं, उसका केमिकल नाम क्या है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर जो है ब्लू विट्रियल। ये कलर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो किसको बोलते हैं, ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये ध्यान में
में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि क्या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कोशिका होते हैं, को सबसे अच्छी तरीके से इनमें से क्या डिफाइन करता है? यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिंगल क्रोमोसोम यानी कि एकल गुणसूत्र, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट यानी कि झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक जो है ये अनुपस्थित होते हैं। ये पूछा गया है प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना, या प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जगह हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होते हैं? सिंगल सेल माइक्रोब्स होते हैं, है ना, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं बेसिकली। ठीक है, सूक्ष्मजीवी होते हैं। और इसमें अगर आप बात करें, इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो बिल्कुल इसमें एकल गुणसूत्र यानी कि जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, तो ये बात इसमें सही है। और इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये भी इसके बारे में सही है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। इसके अलावा इसमें वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं, वास्तविक केंद्रक जो है वो केंद्रक इसमें नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें, इसके एग्जांपल्स भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, बैक्टीरिया, आर्किया, है ना, लिख भी देता हूं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? वो आपको बैक्टीरिया हो गया, सो बैक्टीरिया, ठीक है, इसके अलावा आर्किया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा साइंस कहता है, ठीक है, कि ये पृथ्वी पर सबसे प्रारंभिक जीव थे। ठीक है, कि कौन से? तो ये जो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका या सेल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, संस्कृति मंत्रालय ने देश के, ठीक है, पिंगलई वेंकैया, अब ये नाम आप ध्यान में आपने कई बार सुना भी होगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग नए हैं, इन सब चीजों को ध्यान में डालिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो पिंगलई वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए डैश 2022 को तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। तो यह किया गया तो 2 अगस्त को, क्योंकि 2 अगस्त को इनका जन्मदिन पड़ता है। ठीक है, 2 अगस्त 1876 को जो है इसका आंध्र प्रदेश में इनका जन्म होता है। ठीक है, पिंगलई वेंकैया का, तो यहीं पे ध्यान में रख लेंगे, 1876 में कहां पर होता है? तो आंध्र प्रदेश में जो है ये इनका जन्म होता है। ठीक है, पिंगलई वेंकैया, आपको पता है कि तिरंगे का निर्माण जो है इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो इन्हीं के जन्मदिन पर तिरंगा उत्सव जो है कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा, और यहां आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है, डाक टिकट भी इनके लिए दिए, तो 2000 पुराना डाक टिकट है ना, तो ये जारी किया गया था। ये है पिंगलई वेंकैया, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, अच्छा, एक चीज ये भी सवाल पूछा जाता है, जो चूंकि यहां तिरंगे की बात आई, तो तिरंगा को जो है वो संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था, कब उसको अपनाया गया था? तो ये याद रख लीजिए, डेट कई बार पूछा हुआ है। तो ये है 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई, है ना, सॉरी, तो ये है आपका 22 जुलाई। ठीक है, और ये कब? 1947 जो है क्या किया गया? इसमें तिरंगे को अपनाया गया, तिरंगा, है ना, तिरंगा को अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, ऑब्वियसली, है ना, तो अपनाया गया, ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे। अगला सवाल है, कह रहे हैं नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल भारत के राज्यपाल है? मतलब केरल के राज्यपाल अभी भी वर्तमान, ये 2022 में सवाल वैसे पूछा हुआ है। ठीक है, सॉरी, मतलब कहीं से पूछा गया, वो 22 का रेफरेंस लेकर के, लेकिन अभी भी जो है केरल के राज्यपाल यही है। और ये कौन है? ये आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में भी थे। ठीक है, कारण है कि केरल में जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका जो आंदोलन हो रहा था, उसके विरोध के कारण जो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रोड पे बैठ गए थे। ठीक है, और मोदी जी और अमित शाह को फोन लगाने को कह रहे थे। ठीक है, तो ये है आरिफ मोहम्मद खान, इनके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि केरल के अभी जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? ठीक है, राज्यपाल तो अभी देख रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे? तो ये तो आप शायद अपने पढ़ा भी होगा, है ना। द्रौपदी मुर्मू के जो प्रतिद्वंदी वो यशवंत सिन्हा थे, पहले तो बीजेपी के थे, बाद में बीजेपी से ये हट गए। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो ये अनुच्छेद आपको पता होगा कि 52 से लेकर के 61 तक इन्हीं के बारे में। ठीक है, और भी आर्टिकल इनसे रिलेटेड है, जब मेनली जो प्रेसिडेंट के ही बारे में सिर्फ है वो आपका 52 से 61 तक जो है वो इसके विषय में। द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की जो है वो राष्ट्रपति है। अच्छा, एक चीज आप लोग बताइए, वो देश के, आप लोग कमेंट में बताएंगे ये देश के कौन से नंबर की, है ना, कितने नंबर की राष्ट्रपति है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे लोक और जनजातीय नृत्य में उनके योगदान के लिए जो है, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये कौन है? ठीक है, देखिए यहां मैंने तस्वीर भी है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है ना, अर्जुन सिंह धुर्वे। इनको 2022 में पद्मश्री भी मिला हुआ था। तो अर्जुन सिंह धुर्वे को आर्ट के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने एक चीज बहुत प्रसिद्ध बनाया, और ये क्यों मिला था, यहां देखिए लिखा हुआ, यहां पर आप जो बैगा है, ठीक है, यहां पर आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। बैगा ट्राइबल डांसर सिंगर फ्रॉम डिंडोरी, ठीक है, परफॉर्मिंग द डाइंग आर्ट फ्रॉम द ओवर 4 डेकेड्स। ठीक है, यानी कि जो बैगा नृत्य है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, बैगा डांस जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश में
जो है किया जाता है बैगा नृत्य, इसको प्रचलित बनाने में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था और इसी के लिए जो है इनको ये सारे ही सम्मान दिए गए। इनको 2022 का पद्मश्री भी दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो आदिवासी नृत्य बैगा को पहचान दिलाने के लिए इनको पद्मश्री दिया गया। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया अर्जुन सिंह धुर्वे। इधर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है और ये कौन है? यहां तो लिखा हुआ भी है उस्ताद जियामुद्दीन डागर। आपने ऑप्शन में यहां नाम देखा होगा जिया है ना, पहले इसमें अर्जुन सिंह धुर्वे हम लोग कर लेते हैं। अब इनकी बात जरा करें तो जिया मोहिउद्दीन डागर की बात करें, मोहिउद्दीन डागर, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इनके हाथ में ये रुद्र वीणा इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इनको जो है ना ये ध्रुपद से संबंधित है और रुद्र वीणा के पुनरुद्धारक के रूप में इनको जाना जाता है। तो इनके बारे में ध्यान में रखना है, ये ध्रुपद है ना, ध्रुपद से संबंधित है और रुद्र वीणा के पुनरुद्धारक है ना, रुद्र वीणा के पुनरुद्धारक के रूप में है ना, एक सेकेंड, उद्धारक है ना, सॉरी, तो उद्धारक के रूप में जो है इनको देखा जाता है। तो ये कौन है? तो ये हो गए हमारे उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर। अब इनकी बात करें, यहां जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है वेम्पति चिन्ना सत्यम। ठीक है, ये सारे नाम मैं क्यों बता रहा हूं ऑप्शंस को, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। और ये कौन से नृत्य से? तो इनका संबंध जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कौन से राज्य का जो है नृत्य है। बात समझ में? क्लासिकल डांस है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हमने दिया। वहीं अगर महबूब सुभानी की बात करें, ये भाई साहब कौन है? तो महबूब सुभानी की अगर हम लोग बात करें तो ये इनका संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत से, कर्नाटक संगीत से। इनका भी नाम पहले भी क्वेश्चन में ये ऑप्शन में इनका नाम क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं आया, ऑप्शन में इनका नाम बार बार आता है, तो एलिमिनेट करने के लिए आप ध्यान में रख लीजिए ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत की शैली उसमें कर्नाटक संगीत से इनका संबंध है। कौन है? तो वो है महबूब सुभानी। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शन जो हमने यहां पे डिस्कस कर लिए, ये ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, कह रहा है कि नवंबर 2022 में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन, अब ये बहुत पुराना है ना, ये तो भोपाल जंक्शन वाली बात है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कई सारे मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे भी ईट राइट वाले मिल गए। तो आप करंट अफेयर्स वाले ये टॉपिक है उसको याद रखिए, वहीं से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? आप यहां तस्वीरें 2 ट्रॉफी देख रहे हैं, ठीक है, ये इसको कहा जाता है, ये कप जो देख रहे हैं इसको कहा जाता है थॉमस कप, ठीक है, थॉमस, और इसको कहा जाता है उबर कप, ठीक है, उबर कप। तो यहां पर आप ऑप्शन अब क्लियर हो ही गया होगा कि यहां बात हो रही है उबर कप की, ठीक है, मतलब ये बैडमिंटन, ये दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड, दोनों ही बैडमिंटन वाली ट्रॉफी है, ठीक है। उबर कप की जब बात करते हैं तो महिलाओं की ये विश्व टीम प्रतियोगिता है, यानी वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप होता है, ठीक है, बैडमिंटन में, ठीक है। और ये उबर हो गया महिलाओं के लिए, और थॉमस जो होता है, मतलब ये सेम ही ट्रॉफी है, ये मैन की कैटेगरी में होता है और ये जो है ये विमेन कैटेगरी में होता है। बात समझ में आ रही है? यानी महिलाओं के लिए उबर कप होता है, पुरुषों के लिए थॉमस जो होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये कप जो है वो महिला और पुरुष दोनों अलग अलग मैंने बता ही दिया, तो उनके विश्व टीम प्रतियोगिता के रूप में ये खेला जाता है। 2022 में अगर बात करें तो ये देखिए महिला बैडमिंटन अगर बात करेंगे तो ये 2022 में महिला वाला, तो ये जो है मतलब महिला या फिर सीधा उबर कप बोलिए, ठीक है। तो 2022 का जो उबर कप जीता ये साउथ कोरिया ने जीता था। किसने जीता था? ये आपको साउथ कोरिया ने, ना, साउथ कोरिया ने ये जीता है टूर्नामेंट, ठीक है, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। और वही थॉमस कप की जब हम बात करते हैं तो ये पहली बार इंडिया ने, भारत ने जीता है, भारत की पुरुष टीम ने जीता है। तो थॉमस कप की जब हम बात करेंगे 2000, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 2022 किसने जीता था? तो ये इंडिया ने जीता है और ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है, इंडिया, और ये हमारा पहली बार फर्स्ट टाइम है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है, ध्यान में रहेगा। तो ये इंडिया ने पहली बार जीता है। वही यहां पर अगर बात करें अलग अलग, आप देखिए ऑप्शंस भी दिए। फीफा विश्व कप आप जानते हैं ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो फीफा किससे रिलेटेड है? ये तो बहुत आसान है वैसे, है ना, तो ये हमारा हो गया फुटबॉल, ठीक है, तो फीफा फुटबॉल से है। वहीं अगर डेविस कप और आगा खान कप की बात करें, देखिए तो आगा खान कप का संबंध जो है हॉकी से है और डेविस कप का जो है वो आपका जो लॉन टेनिस होता है उससे रिलेटेड है। तो आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये है आपका हॉकी से आगा खान कप, ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन जो है इंपॉर्टेंट है। हॉकी से और डेविस कप जो है ये लॉन टेनिस से। अक्सर जो है स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो लॉन टेनिस जो है उनसे आपका सवाल पूछ सकता है, ठीक है। डेविस कप बहुत इंपॉर्टेंट कप है। अगला सवाल देखते हैं, हमने पीछे देख लिया, अब आगे सवाल देखते हैं। आगे क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की थी? ये तो बहुत पहले 2010 में क्या था, जो 19th कॉमनवेल्थ हुए थे, ठीक है, उसकी मेजबानी किसने की थी? तो भारत ने की थी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? वहीं 2022 की जब बात करेंगे, कॉमनवेल्थ खेल की बात करेंगे, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, आपको अगर याद भी होगा। तो 2022, अगला 26 में होगा। तो अभी 2022 की अगर बात करें तो इसी से आपको सवाल पूछेगा, ठीक है, अगर पूछना है तो 2022 का हुआ था, है ना, ये आपका बर्मिंघम में, है ना,
बर्मिंघम जो है वहाँ पर हुआ था आयोजित, इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड में ये हुआ था। और इसमें भारत की अगर बात करें तो भारत का जो रैंकिंग है वो 4th रहा था, भारत इस पर चौथे स्थान पर रहा था। टोटल जो मेडल जीते थे कुल 61 मेडल जो है भारत ने जीते थे, ठीक है, 161 मेडल, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा आप लोग एक कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि 2022 का तो हो गया, यानी अगला 26 4 साल में होता है, तो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फैक्शन या फैशन जो है वो है ना स्टार्टेड, मतलब कह रहा है कि है ना स्टार्टेड डैश योर रिटर्न जर्नी फ्रॉम होम, ठीक। मतलब ये थोड़ा लगा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, या सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो फैक्शियन या उसको फासियन, उसी को फाहियान भी कहा जाता है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं लिखा हुआ भी है फाहियान, इन्हीं को फाहियान भी कहा जाता था। आपको पता होगा ये चीनी बौद्ध यात्री, ठीक है, ये क्या है, तो ये एक चीनी है ना, चीनी बौद्ध यात्री थे, ठीक है, बौद्ध यात्री है ना थे जो भारत आए थे, ठीक है। तो इन्हीं को फैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, या इनको फाहियान के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो खैर कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी जो रिटर्न जर्नी, वापस जो यात्रा है वो कहां से शुरू की थी। तो देखिए ये जो यात्रा है इन्होंने शुरू की थी, ये बंगाल से, कहां शुरू की थी, ये बंगाल से वापस लौटे थे, क्लियर हो रहा है। अब फाहियान के बारे में आपको पता भी होगा कि ये जो है 5वीं शताब्दी में भारत आए, यानी कि 400 समथिंग में, है ना। तो ये 5वीं शताब्दी में भारत आए, है ना, 5वीं शताब्दी है ना में ये भारत आते हैं। किसके समय काल में आते हैं, शासन काल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जिसको विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड कहा जाता है ना, इनको चंद्रगुप्त है ना सेकंड, द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय, या इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है ना, विक्रमादित्य, ठीक है। तो इन्हीं के समय में जो है फाहियान ये जो है वो भारत आए थे, और ये नालंदा उसमें बना नहीं था एक्चुअली, ठीक है। फाहियान आए थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जो बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। वो ह्वेनसांग थे जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय गए थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या विक्रमादित्य उनके शासनकाल में आए थे, तो इनको ध्यान में रखेंगे। आगे बाकी ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, ये भी चाइनीज बौद्ध यात्री हैं जो भारत आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि इन 1986 एक ऑपरेशन हुआ था जिसको कहा है ना, और इस ऑपरेशन नाम पूछा है, और ये कहा गया था कि ये कहां ये आतंकवादियों के खिलाफ लाया गया था, एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था, कहां, स्वर्ण मंदिर में, ठीक है। जो गोल्डन टेंपल आप ये देख रहे हैं, गोल्डन टेंपल अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो ये कौन सा ऑपरेशन था, देखिए ये यहां 2 ऑपरेशन चलाए गए थे। एक जो ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर, यहां पर जो ऑप्शन है ये ब्लैक थंडर है, ये 1986 में लाया गया था, ठीक है। यहां लिखा हुआ भी 1986 में, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है वो स्वर्ण मंदिर में जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, विद्रोही हैं, ठीक है, उनके खिलाफ स्वर्ण मंदिर में, तो ये जो खालिस्तानी है, ठीक है, खालिस्तानी है ना, इनके ही खिलाफ लाया गया था, खालिस्तानियों के खिलाफ लाया गया था। बात समझ में आ रही है, आपको पता भी होगा खालिस्तानी जो आंदोलन है बीच में बहुत ज्यादा अभी न्यूज में भी था, ठीक है। और जो पन्नो है, ठीक है, उसके हेड थे है ना, उनके बारे में भी, उन्हीं के खिलाफ जो है मतलब उनको लेकर के ये बहुत ज्यादा न्यूज जो है वो फिर से शुरू हो गई थी, ठीक है। खालिस्तानी आंदोलन का एक बहुत पुराना इतिहास भी रहा, ठीक है। अच्छा ये वही जो ऑपरेशन है जिसमें अजीत डोभाल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अच्छा इससे पहले कुछ ही साल पहले 1984 में, ये तो राजीव गांधी के समय आया, और 1984 में भी सेम इसी स्वर्ण मंदिर में बहुत बड़ा जो है ऑपरेशन किया गया था, और उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। इसी के बाद इंदिरा गांधी की जो हत्या कर दी गई थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये एकदम मस्ट याद रखिए आपसे है ना, ब्लू स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये 1984 में ये लाया गया, ठीक है ना। और जो जनरल सिंह भिंडरवाला थे, ठीक है, उसमें उस खालिस्तानियों के समूह को लीड कर रहे थे, और ये उनके जो सशस्त्र उग्रवादी हैं, ठीक है, उन समर्थकों के खिलाफ जो है ये भारतीय सेना का ये जो है आपका ऑपरेशन लाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें बहुत सारे देखिए ऑपरेशन ये जो है ना ब्लैक थंडर, इसको ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि उसमें लोग कम घायल हुए, कम मरे, ठीक है, बहुत कम, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है, बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। इसके कारण जो है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इसको एक फेलियर भी थोड़ा माना जाता है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, और इसके बाद जो है इसी के बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उनके ही एक सिख जो है सिपाही द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया। अगला सवाल मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसमें हस्त मुद्रा जो है वो कितनी हस्त मुद्राओं का जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया। तो कितने हैं ये हैं आपके 24, है ना। तो कितने मोहिनी अट्टम में 24 की तस्वीर देखते हैं सकते हैं मोहिनी अट्टम। अच्छा मोहिनी अट्टम नृत्य है कहां का, तो ये आपको पता होगा कि ये केरल का है। केरल में 2 है ना, एक तो कथकली है और दूसरा है आपका मोहिनी अट्टम। 2 शास्त्रीय नृत्य जो है, टोटल 8 में से 2 केरल से ही है, ठीक है। इसमें 24 हस्त मुद्राओं की बात की गई है, क्लियर हो रहा है, ध्यान में रहेगा, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा इसमें जो है एक शैली बहुत प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं जब मोहिनी अट्टम की बात आती है तो इसमें मोहिनी अट्टम का लास्ट शैली जो है वो बहुत, लास्ट शैली की अगर बात करें तो वो बहुत शैली प्रसिद्ध है, ठीक है, लास्ट शैली। अच्छा और एक चीज दो ध्यान में रख सकते हैं, ये भगवान विष्णु जो है, विष्णु उसके मोहिनी अगर आपको याद भी होगा तो जो भस्मासुर है, ठीक है, उनके भस्मासुर की हत्या को लेकर के जो है, ठीक है, मतलब उनको
वो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया था और उसके बाद वो भगवान शिव के ही पीछे पड़ गए थे। तो बाद में जो है मोहिनी का रूप लेकर के भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत किया था, ठीक है। तो मतलब भगवान विष्णु के स्त्री नृत्य को लेकर जो है, स्त्री नृत्य को ये प्रदर्शित करता है। ये नृत्य मोहिनी अट्टम केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। ये केवल जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा, ठीक है, महिलाओं द्वारा मोहिनी अट्टम को किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसमें अगर कुछ नाम की बात करें तो अब डांसर्स अक्सर पूछ ले जाते हैं, जैसे कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, तो कल्याण कुट्टी अम्मा का नाम जरूर याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। सुनंदा नेहरू है, ठीक है, जयप्रभा मेनन है, कनक रेले बहुत प्रसिद्ध रही हैं, ठीक है, पल्लवी कृष्णन है। तो ये सब जो है कुछ आपके मोहिनी अट्टम के डांसर हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है विशु, जो कि एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। कहां मतलब ये कौन सा कैसा पर्व है? ये देखिए, पहली तो बात ये कि हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है। और विशु कौन से, ये कई बार विशु इससे सवाल पूछेंगे। विशु जो है वो मलयालम नववर्ष है, तब अंदाजा आपको लग गया होगा कहां मनाया जाता है। तो ये मलयालम है ना, मलयालम जो नववर्ष होता है, नववर्ष, वो ये मलयालम नववर्ष, ठीक है। कहां होगा? तो ऑब्वियसली ये केरल का है, ठीक है। तो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? देखिए, इसी समय जो भारत के अलग अलग क्षेत्र में भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। जैसे अगर मैं बताऊं, ठीक है सॉरी, है ना, जैसे असम में बिहू जो मनाया जाता है वो इसी समय मनाया जाता है। यानी सेमी फेस्टिवल, अलग नाम अलग अलग जो है अलग अलग राज्यों में है, ठीक है। इसके अलावा असम में इसको बिहू बोलते हैं। पंजाब में आपने बैसाखी सुना होगा, ठीक है। तो पंजाब हो गया, वहां पर जो आपने बैसाखी है ना, बैसाखी हो गया पंजाब में, ठीक है। तो वहां आपने सुना होगा। उसके अलावा अपने तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु की अगर बात करें, ठीक है, तो आपने तमिलनाडु में पुथांडु सुना होगा, जिसको तमिल नववर्ष भी बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, पुथांडु, ठीक है। ये भी पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुथांडु ये तमिल नववर्ष हो गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये तमिल नववर्ष जो है ये तमिल नववर्ष है। क्लियर हो रहा है? पुथांडु तो तमिलनाडु में हो गया। उड़ीसा में इसी को विष्णु क्रांति के नाम से जानते हैं, तो आप उड़ीसा का भी याद रख सकते हैं। तो उड़ीसा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको विष्णु क्रांति, ठीक है। तो विष्णु क्रांति के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है ये सेमी फेस्टिवल है, सेमी टाइम में सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग नाम इनके हैं। जो है बागानी खेती यानी प्लांटेशन फार्मिंग जो है वो क्या होता है? तो इसमें जो है एक फसल उगाई जाती है। आपको पता है कि चाय, कहवा, शुगर कैन, इन सब की जो खेती होती है ना, नारियल हो, रबड़ हो, मिर्च हो, इन सब की खेती को जो है हम लोग क्या कहते हैं? इसको कैश या प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं बेसिकली। तो प्लांटेशन फार्मिंग जो है उसमें एक ही फसल जो है उगाई जाती है, लंबे समय तक ये बना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? तो देखिए, लू के कारण जो है यानी ये इसको हीट वेव है ना, ये इसी को तो ये सॉरी यहां पर इसको ताप घात हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो हीट वेव के कारण होता है ये ताप घात, यानी इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो हीट स्ट्रोक जो बोलते हैं, हीट स्ट्रोक है ना, वो हो गया। और ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत सारे डेथ देखने को मिलते हैं गर्मियों में, ठीक है। तो हीट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जैसे बीवाई, जिसको हम लोग क्रैक हेड बोलते हैं, शीतदंश से इसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं, ठीक है। अल्पताप, जिसको हम लोग हाइपोथर्मिया भी बोलते हैं। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। बाकी इसके बारे में एक चीज आप ना, तो हीट स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसको कैटेगराइज किया गया है, जो आईएमओ है उसके द्वारा हीट स्ट्रोक को 3 पार्ट में जो है वो बांटा गया है, ठीक है। 3 तरह के अलर्ट होते हैं, जिसमें एक सबसे बेसिक होता है येलो अलर्ट, जिसको जब 41 से 43 डिग्री के बीच तापमान हो तो उसको येलो अलर्ट कहते हैं। ऑरेंज अलर्ट होता है जब 43 से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, ठीक है। और रेड अलर्ट होता है जब 45 से अधिक तापमान बढ़ जाए, उसको रेड अलर्ट कहते हैं। ये इसमें आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में जो यानी फूड चेन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का औसतन कितना % जो है वो आगे यानी उपभोक्ता के अगले स्तर तक जाता है। कहने का क्या मतलब है? अगर एक फूड चेन की बात करें, मैं नॉर्मली अगर एक फूड चेन ड्रॉ कर लूं, ठीक है, आपने इस तरह के देखे होंगे, ठीक है। अगर एक ये फूड चेन है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी बेसिक होता है, मैं एक एग्जांपल ही आपके सामने ले लेता हूं, ठीक है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल मैं लूं है ना आपके सामने, ऐसे मान लीजिए कि मैं यहां पर ले लेता हूं, इसमें हम लोग लेते थे ग्रास को, ठीक है। घास जो होता है, इसमें ग्रास को कौन ईट करेगा? तो ग्रास हॉपर ईट करेगा, ठीक है। तो ग्रास हॉपर को हमने दूसरे में लग लिया। ग्रास हॉपर को कौन ईट करेगा? तो इसको फ्रॉग करेगा, मेढक करेगा, ठीक है। फ्रॉग को है ना स्नेक ईट करेगा, ठीक है ना, सांप। और इसको फिर क्या करेगा? जो ईगल है, ठीक है, वो ईट करेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया? एक फूड चेन बना लिया। तो सवाल यहां पर ये पूछा है कि इसमें जो बेसिक जो प्राइमरी लेवल या कोई भी लेवल है, इससे जब दूसरे ऊपर उपभोक्ता पर जाएंगे तो ये जो है
कितना परसेंट जो है ये ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो ये होता है आपका 10%। कितना होता है? 10% जो होता है, तो यह आंसर हो जाएगा 10%। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए समझने के लिए कि अगर यहां पर सपोज करिए कि 10,000 है ना, मान लीजिए कि यहां पर 10,000 किलो है ना कैलोरीज हैं, ठीक है, तो आगे जो जाएगा इसका 10% जाएगा। कहने का मतलब हमारा क्या हो गया कि वो जाएगा आपका 1000 है ना, जो KCL है, कैलोरीज है, फिर इसका 10% और इस तरह से ये 10% आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं यानी कि लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक इंडिया की बात की गई? तो ये पता होगा कि आपको ये आपका अनुसूची 8 है। क्लियर है? तो अनुसूची 8 में जो है वो भाषाओं को रखा गया। अब भाषाओं से संबंधित जो बातें हैं आपको पता भी होंगी, मैंने कई बार पहले के वीडियोस में बताया। पहले 14 भाषाएं थी। पहले संविधान जब बना था तो पहले कितनी भाषाएं थी? पहले 14 लैंग्वेजेस थे। ठीक है, 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद ऐड होना शुरू हुआ। जो पहला ऐड हुआ वो 21वें संविधान संशोधन जो है वो 1967 में ऐड हुआ। तो इसके बाद जो ऐड हुआ ये संविधान बनने के समय था। पहले का मतलब संविधान बनने के समय। फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967। फिर इसमें एक भाषा जोड़ा गया और वो कौन था? वो था सिंधी। ठीक है, तो एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, फिर आता है 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपका होता 71वां संविधान संशोधन की अगर हम लोग बात करें तो 1992 में, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। 1992 इसमें 3 भाषा जोड़ी गई और ये 3 भाषा कौन था? मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं ये था आपका मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी है ना, इसके अलावा इसमें नेपाली है ना, मणिपुरी के अलावा नेपाली, फिर आपका क्या हो गया? फिर आपका हो गया कोंकणी। ठीक है, कोंकणी है ना, कोंकणी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया। फिर फाइनली जो लास्ट जोड़ा गया है वो आपका जो 92वें संविधान संशोधन है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, इसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन सा? उसमें था बोडो है ना, उसके बाद आपका हो गया डोगरी। ठीक है, डोगरी, फिर आपका हो गया संथाली। ठीक है, संथाली, और फिर आपका हो गया, ठीक है, और संथाली, और उसके बाद आपका हो गया मैथिली है ना, आपका हो गया क्या? तो मैथिली जो है वो इसको जोड़ा गया। तो ये 4 भाषाएं जो हैं वो 92वें संविधान संशोधन जो 2003 है उसके द्वारा जोड़ा गया। तो ये कुल आपका भाषा कर लीजिए तो 4 3 7 1 8 और 14 यानी टोटल क्या हो गया? 22 लैंग्वेज जो है वो हमारे इसमें है, यानी कि 8वीं अनुसूची में इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, 22 भाषाएं हो गई। अच्छा, एक चीज और आपको, अगर आर्टिकल की बात करें तो कौन सा आर्टिकल जो अनुच्छेद है भाषा से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद अगर आप जाएंगे तो ये 343 से लेकर के 51 तक जो है वो भाषा से रिलेटेड है, भाषा से संबंधित है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है संसद किससे मिलकर के बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आपको पता है तीनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। संसद में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फिर आपका राज्यसभा, फिर आपका लोकसभा, तीनों ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? अब बजट की बात है, अभी जस्ट बजट पेश हुआ है, बजट से रिलेटेड वीडियो भी आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, मैं कुछ दिन से बाहर था तो वीडियो नहीं बन पा रही थी। ठीक है, तो बजट से रिलेटेड पूरा एक डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, खैर, तो बजट की जब हम बात करते हैं तो देखिए बजट की चर्चा कहां है? तो आपको पता ही बजट शब्द वैसे फ्रेंड्स, बजट का डिटेल वीडियो आएगा उसमें देख लीजिएगा। ये फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए अनुच्छेद 112 जो है उसमें बजट से रिलेटेड मैं यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसके अलग वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर के आऊंगा, कल ही वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो क्लास हमने 25 क्वेश्चन, हम लोग पता है कि 25 से 30 क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन हमने किए हैं। ये है ना अभी 2023 में पूछे गए एग्जाम्स के क्वेश्चन से, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एसएससी के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन एक दूसरे में बार बार रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चंस मैंने वीडियो के दौरान पूछे हैं उन पर आप कमेंट भी अपनी राय रखिए। ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।